बेनज़ीर भुट्टो ये सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि हिम्मत, जिद्दोजहद और कुर्बानी की एक पूरी दास्तान है। आज हम बात करेंगे उस गैर मामूली रहनुमा की ज़िंदगी और मीरास पर जिनकी कहानी ने सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की तारीख पर अपने गहरे नक़ूश छोड़े। तो बात शुरू करते हैं एक बहुत ही बड़ी, एक गैर मामूली हकीकत से। बेनज़ीर भुट्टो मुस्लिम दुनिया की पहली खातून सरबराह हुकूमत। सोचें ज़रा, ये कोई छोटा मोटा संगे मील नहीं था। इसने तो जैसे तारीख का रुख ही मोड़ दिया और दुनिया भर की ख़वातीन के लिए क़यादत के वो दरवाजे खोल दिए जो पहले बंद समझे जाते थे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इस आलमी मुकाम तक पहुंचने का सफ़र आखिर शुरू कहाँ से हुआ। उनकी कहानी शुरू होती है एक ऐसे घर से जहां सियासत रगों में दौड़ती थी, जहां कौमी जिम्मेदारी विरासत में मिलती थी। तो चलें ज़रा उनकी इब्तिदाई ज़िंदगी पर एक नज़र डालते हैं। 21 जून 1953 कराची। बेनज़ीर भुट्टो की पैदाइश एक ऐसे घर में हुई जो उस वक्त पाकिस्तान की सियासत का मरकज़ था। वालिद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मुल्क के पहले मुंतखब वज़ीर आज़म थे। तो जाहिर है ऐसे माहौल में परवरिश पाने का मतलब था कि सियासत की बातें, मुल्क के मामले, ये सब उनके लिए बचपन से ही आम थे, जैसे कोई खेल का मैदान हो। इस सियासी तरबियत को और मजबूत बनाया दुनिया की बेहतरीन तालीम ने। पहले हार्वर्ड, जहां से पॉलिटिकल साइंस में डिग्री ली, फिर वो गई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी फिलॉसफी, पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स पढ़ने। और यहीं ऑक्सफोर्ड में ही दुनिया ने उनकी कायदाना सलाहियतों की पहली झलक देखी। कैसे? जब वो ऑक्सफोर्ड यूनियन की सदर बनी और ऐसा करने वाली पहली एशियाई खातून बनकर तारीख रकम कर दी। लेकिन तालीम तो मुकम्मल हो गई, पर असल इम्तहान तो अब शुरू होना था। उनकी ज़िंदगी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने उन्हें किताबों की दुनिया से निकालकर सीधे सियासी जद्दोजहद की आग में धकेल दिया। साल था 1977। जनरल ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ लगाया और जुल्फ़िकार अली भुट्टो को गिरफ्तार कर लिया गया। फिर ठीक 2 साल बाद 1979 में उनके वालिद को फांसी दे दी गई। ये वो लम्हा था जिसने बेनज़ीर की ज़िंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और इसके बाद अगले 5 साल उनके लिए और उनकी वालिदा के लिए कैद और नज़रबंदी की कठिनाइयां लेकर आए। लेकिन उन मुश्किलों ने उनके अज़्म को तोड़ा नहीं बल्कि और भी पुख्ता कर दिया। देखें, कैद के इन सालों ने उन्हें कमज़ोर नहीं किया बल्कि एक ज़्यादा पुरअज़्म, एक ज़्यादा मजबूत सियासी रहनुमा बना दिया। यहीं से उनकी क़यादत के एक बिल्कुल नए दौर का आगाज़ हुआ। 1984 में जब रिहाई मिली तो वो लंदन चली गईं। लेकिन ये कोई शिकस्त नहीं थी, ये एक नई हिकमत अमली थी। उन्होंने अपनी जलावतनी को ही अपना हथियार बना लिया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत संभाली और पाकिस्तान की फ़ौजी आमरीत के खिलाफ एक बैनुल-अक़वामी मुहिम शुरू कर दी। लंदन में बैठकर ही उन्होंने अपनी पार्टी को मुनज़्ज़म किया और जमहूरियत की आवाज़ को बुलंद रखा। तो अब चलते हैं इनके कहानी के अगले बाब की तरफ, जो है इनकी वतन वापसी और इक़्तिदार तक पहुंचने का एक तारीख़ी सफ़र। सिर्फ 35 साल। जी हाँ, ये इनकी उम्र थी 1988 में, जब जनरल ज़ियाउल हक की मौत के बाद इंतखाबात हुए और वो जीतकर पाकिस्तान की वज़ीर आज़म बन गईं। इतनी कम उम्र में मुल्क की सबसे बड़ी जिम्मेदारी, ये वाकई उनकी गैर मामूली सलाहियतों का सबूत था। और वज़ीर आज़म बनते ही उन्होंने तेज़ी से जमहूरी इस्लाहात शुरू की, जैसे कि प्रेस पर लगी पाबंदियां हटा दीं, सियासी कैदियों को रिहा करने का हुक्म दिया और ख़ास तौर पर ख़वातीन के हुकूक के लिए भरपूर आवाज़ उठाई। ये वाकई आमरीत के एक लंबे दौर के बाद एक नई सुबह जैसा था। लेकिन उनका पहला दौर हुकूमत सिर्फ 2 साल ही चल सका। 1990 में सदर ग़ुलाम इसहाक़ खान ने करप्शन और बद इंतज़ामी के इल्ज़ामात लगाकर उनकी हुकूमत को बरतरफ कर दिया। अच्छा, अगर इनके दोनों अदवार का मुआजना करें ना, तो एक दिलचस्प तस्वीर सामने आती है। पहले दौर में फोकस था जमहूरी आज़ादियों पर, प्रेस की आज़ादी, कैदियों की रिहाई, जबकि दूसरे दौर में लेडी हेल्थ वर्कर प्रोग्राम जैसे समाजी मंसूबों पर ज़्यादा जोर दिया गया। लेकिन एक बात दोनों में मुश्तरक थी, दोनों ही हुकूमतों को एक ही जैसे इल्ज़ामात कर बरतरफ किया गया। ये चीज़ कहीं ना कहीं उनके और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान एक मुस्तकिल कशमकश की तरफ इशारा करती है। और अब हम उनकी ज़िंदगी के आखिरी और सबसे अलमनाक बाब की तरफ आते हैं। ये बाब है एक तवील जलावतनी के बाद उनकी वतन वापसी और फिर शहादत का सफ़र। साल 2007 एक लंबी जलावतनी ख़त्म करके वो पाकिस्तान वापस आईं और उनका मकसद बिल्कुल साफ था, मुल्क में जमहूरियत को बहाल करना, और ये उनकी आखिरी जंग साबित हुई। इसी जद्दोजहद का एक बहुत अहम सतून था मिसाक़े जमहूरियत। ज़रा सोचें, ये एक ऐसा तारीख़ी मुआहदा था जो उन्होंने अपने रिवायती सियासी हरीफों के साथ मिलकर बनाया। मकसद सिर्फ एक, मुल्क से फ़ौजी मुदाखलत का हमेशा के लिए ख़ात्मा।
یہ قدم ان کی سیاسی بصیرت کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ جمہوریت کے بڑے مقصد کے لیے ذاتی اختلافات کو بھی پیچھے چھوڑ سکتی تھیں۔ اور پھر 27 دسمبر 2007 کی وہ شام آئی، راولپنڈی کا لیاقت باغ۔ ایک انتخابی جلسہ ختم ہوا ہی تھا کہ ان پر ایک دہشت گردانہ حملہ ہوا جس میں وہ شہید ہو گئیں۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک سیاہ ترین دن تھا، ایک ایسا دن جب ملک اپنی ایک بہادر بیٹی سے محروم ہو گیا۔ ان کی شہادت کے بعد ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ بے نظیر بھٹو اپنے پیچھے کیا میراث چھوڑ گئیں؟ بے نظیر بھٹو کی میراث کے کئی پہلو ہیں۔ ایک طرف وہ آمریت کے خلاف مزاحمت اور جمہوریت کی ایک جیتی جاگتی علامت بن گئیں، دوسری طرف وہ دنیا بھر کی خواتین کے لیے لیڈرشپ کا ایک بہت بڑا رول ماڈل تھیں، اور سب سے بڑھ کر انہیں ہمیشہ ان کی ہمت، ان کی عزم اور جمہوریت کے لیے دی گئی ان کی آخری قربانی کے لیے یاد رکھا جائے گا۔ آخر میں اگر ان کی پوری زندگی کو ایک جملے میں سمیٹنا ہو تو شاید وہ یہ ہوگا، انہوں نے اپنی پوری زندگی جمہوریت، عوامی حقوق اور آمریت کے خلاف جدوجہد میں گزار دی۔ یہ ایک جملہ ہی جیسے ان کی پوری وراثت کا خلاصہ ہے۔ اور یہیں پر آج کی یہ گفتگو ہم ایک سوال پر ختم کرتے ہیں۔ بے نظیر بھٹو کی جمہوریت کے لیے یہ لمبی جدوجہد آج کے دور میں کیا معنی رکھتی ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر غور و فکر کرنا شاید ان کی میراث کو صحیح معنوں میں زندہ رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔